बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं रणवीर के पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड। वैसे तो एक में उनके पॉडकास्ट में है, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि इसको डिवाइड कर दिया था। टाइटल बताएंगे मौसम, टाइटल है जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 2। और भाई कल हमने बहुत इंजॉय किया था इस पॉडकास्ट को देखकर। सो देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हम लोगों को क्या क्या जानने को मिलता है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअली आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लगे मैं लोग का लिंक स्टॉकिंग का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अब यहाँ मैं एक खुद के लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा, एक लर्निंग को शेयर करना चाहूँगा। अमेरिका में 3-4 बार गया हूँ मेरे ज़िंदगी में, और मेरे बहुत सारे करीबी के दोस्त अमेरिका में पढ़ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि अमेरिका में अलग क्या होता है कल्चरल। तो उन्होंने कहा इट्स अ पिल ओरिएंटेड कल्चर, मतलब हर चीज़ के लिए एक टैबलेट होती है, एक दवाई होती है हर चीज़ के लिए। आपको टेंशन भी फील हो रही है, कोई आपको दवाई दे देता है। ये बहुत कॉमन चीज़ है अमेरिका में। पूरे दुनिया में अगर आप यूरोप जाओगे ना, ऐसे नहीं होता। लोग पिल्स कम लेते हैं, जब बीमारी होती है तब लेते हैं एज मेडिसिन। वहाँ हर चीज़ के लिए पिल्स होते हैं, और ये सप्लीमेंट्री पिल्स नहीं है। सप्लीमेंट्स तो हर जगह होती है, और काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है अगर आपने रिसर्च किया और उसके बारे में जाना तो। पर हर चीज़ के लिए पिल्स, जैसे मुझे एंग्जाइटी हो रही है तो पिल, अगर मुझे फोकस करना, अगर पढ़ाई करना, उसके लिए भी पिल लेते हैं। तो आई एम श्योर कि आपका पेट का बैक्टीरिया उन पिल्स की वजह से डेफिनेटली अफेक्ट होगा। अगर उस पिल्स में एंटीबायोटिक्स हैं, डेफिनेटली होगा। ओके, एंटीबायोटिक का आप अगर 7 दिन का डोज लोगे तो आपकी 95% तक जो बैक्टीरिया का वेट है, जो क्वांटिटी वो कम हो जाएगी 95% तक। ओके, पर जनरली आपकी बॉडी केमिस्ट्री भी बदल रही है ना, क्योंकि आप इतने दवाइयाँ डाल रहे हो आपके शरीर के अंदर। भारत में वैसे कम होता है, तो अगर आप भारत के किसी गांव में जाओगे, वहाँ के लोग ज़्यादा तगड़े होते हैं, ज़्यादा हेल्दी होते हैं, आई फील, एज कम्पेयर टू सिटी। उसके बहुत सारे रीजंस है। पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, स्ट्रेस एक फैक्टर है, पर जनरली वहाँ इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। आप नहीं, वो उसका भी फैक्टर है स्ट्रेस। ओके, आप वहाँ के लोगों में हो सकता है कि स्ट्रेस कम हो जी, बट स्ट्रेस बहुत बड़ा एक फैक्टर है, मेजर फैक्टर। ओके, थोड़ा अमेरिका के बारे में बात करते हैं। तो एक ये पिल्स का एंगल हो गया, और फिर मैं आपको भारत के बारे में भी पूछूं। दूसरा एंगल अमेरिका का ये है कि वहाँ का खाना पूरे तरीके से अडल्टरेटेड होता है। वहाँ के मांस में एंटीबायोटिक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और आप कह रहे हो कि अगर एंटीबायोटिक्स डाले पेट में तो बैक्टीरिया ख़त्म। और हर दिन वहाँ के लोग अभी ये एंटीबायोटिक इन्फेस्टेड चीज़ें खा रहे हैं। तो वहाँ एक पूरा मूवमेंट है ऑर्गेनिक फूड का। मतलब जब आप खाना खरीदने जा रहे हो तो या तो आप रेगुलर फूड खरीद सकते हो, या आप ऑर्गेनिक फूड खरीद सकते हो। और ऑर्गेनिक फूड में एंटीबायोटिक्स नहीं होते, एडिटिव्स नहीं होते, पर वो बहुत महंगा होता है, वो डबल प्राइस का होता है। तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। मैं हमेशा ये मानता था कि यार भारत इस डोमेन में एटलीस्ट अच्छा है कि जो सब्जियां हम खा रहे हैं, अगर आप नॉनवेज हो तो जो आप मांस खा रहे हो, एटलीस्ट उसमें एंटीबायोटिक्स और एडिटिव्स नहीं होते। पर काफ़ी सारे साइंटिस्ट मुझे मिले हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमारे सब्जियों में भी, हमारे मांस में भी अब एंटीबायोटिक्स आने लगे हैं। सच या झूठ? ये बिल्कुल सच है, आने नहीं लगे हैं, बल्कि इतना ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होते हैं। जो पोल्ट्री होती हैं उसमें आप जितना अलाउ होता है FDA के नॉर्म्स के कंपेयर में, मतलब की तुलना में, चिकन में जैसे कि एक एंटीबायोटिक देते हैं ना, वो उनकी मोर्टेलिटी को कम करने के लिए, उसका एक परमिटेबल अमाउंट होता है, इतने अमाउंट देना है आपको, और उसका 10,000 टाइम ज़्यादा देते हैं। 10,000 टाइम्स। ये भारतीय हर जगह होता है, जस्ट टू अवॉइड द मोर्टेलिटी। और उसमें स्टेरॉइड जितना होता है अमाउंट, जितना FDA अप्रूव करती है, उसके कंपेयर में 100 टाइम ज़्यादा देते हैं, ताकि उनका बॉडी वेट, बॉडी मास जो जल्दी से बढ़े। सर, क्योंकि ये क्लिप बनने वाला है, खुद की इंट्रोडक्शन दे दो, आपकी प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन। हम काम करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन जीनोमिक्स पे एंड गट माइक्रोबायोटा पे। हमने फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है डिफरेंट ट्राइब्स के जो है हमने स्टूल सैंपल लिए, एंड उसका हम देख रहे हैं गट माइक्रोबायोटा, उसकी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। एंड उन्हीं पॉपुलेशन के जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर लिए हैं, और सेम कम्युनिटी के लोग जो सिटी में रहते हैं। तो हमने पूरे इंडिया के सबसे बड़ा जो है सैम्पलिंग स्ट्रेटजी प्लान किया है, सैम्पलिंग कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास डेटा है। तो अब ये कह रहे हो कि जो लोग जंगल में रहते हैं या नेचर के साथ रहते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स नहीं खा रहे अपने खाने के थ्रू। और स्पेसिफिकली चिकन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, लखनऊ, वहाँ पे हमने काफ़ी सर्वे किया, रिसर्च किया, हमें एक चीज़ मिला जो कि काफ़ी ऑर्गेनिक है, वो है मटन। जो गोट होती है वो गांव से आती है, गलौटी का। हाँ जो गोट होती है वो गांव से आती है, गोट की फार्मिंग नहीं होती है यूपी में।
और गोट जो होती है वो बिल्कुल नेचुरल होती है ना, घास जो दूब होते हैं, दूब बोलते हैं उसको, वो खाती है। तो मेरे हिसाब से सबसे प्योर खाना वही है। उसके अलावा वहाँ के सारे खाना कंटामिनेटेड हैं, सारे वेजिटेबल्स में कोई फ्रेगनेंस नहीं होता है, उसमें फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज होता है। मिल्क में स्टेरॉइड्स डालते हैं, काउस में इंट्रोड्यूस करते हैं स्टेरॉइड्स। इंजेक्शन लगाते हैं ना। वेजिटेबल्स के बारे में भी जानना है, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेरियंस भी देख रहे हैं, पर बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस भी देख रहे हैं। मैंने 25 सालों के लिए बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाया मेरी लाइफ में, 5 सालों से योगा आ गई मेरी ज़िंदगी में, उसकी वजह से मैं वेज बन गया हूँ। पर हर दिन चिकन खाता था मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि जब मैंने चिकन को कट ऑफ कर दिया, नॉन वेज को कट ऑफ कर दिया, डिफरेंस तो फील हुई योगा में, पर डेफिनेटली उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि मेरे बॉडी से स्टेरॉइड्स भी हट गए और एंटीबायोटिक्स भी हट गए। हो सकता है। करेक्ट। ये बताइए, चिकन हर दिन खाने से, स्पेशली जो चिकन हमें बाजार में मिलता है, क्या होता है आपके पेट में, आपके बॉडी में? देखिए उसका जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो तो मुझे नहीं पता, बट अगर आप ले रहे हो इतना एक अमाउंट से ज़्यादा आप डोज ले रहे हो एंटीबायोटिक के, डेफिनेटली अफेक्ट करेगा आपको गट माइक्रोबायोटा को। एंड आप स्टेरॉइड ले रहे हो तो वो भी आपको अफेक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में। तो इस आई थिंक बहुत एक सीरियस नोट पे मैं बोलना चाहूँगा कि इसको आप अवॉइड करिए। आप मैं तो नहीं बोलता हूँ आप चिकन खाना बंद कर दीजिए, बट आप इसके लिए बहुत केयरफुल रहिए कि उस चिकन को कैसे जो है किस इन्वायरमेंट में जो है ग्रो किया जा रहा है। तो एटलीस्ट मुंबई में एक शब्द होता है गाउटी चिकन, आई डोंट नो अगर भारत भर गाउटी चिकन आप जानते हैं? घर में पाले देसी हुए चिकन। होते हैं। यहाँ पे मिस्री देसी कहते चिकन हैं। होता है ना वो, हाँ वो मुर्गे। घर में हाँ वो पाले चलेगा, वो अच्छा नहीं हो। नहीं क्योंकि वो देसी- लोकली ब्रेड होता है, ओके तो वो खाना ठीक है। मेरे हिसाब से सही है। हाँ, मतलब ज़्यादा हेल्दी होता है एज कम्पेयर टू बाजार वाला चिकन, जो बड़े बड़े वो चिकन के लेग पीसेस होते हैं, बड़े बड़े चिकन ब्रेस्ट होते हैं, शायद उनमें सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड। और नॉनवेज खाने से जैसे आप वेजिटेरियन हो तो आपको विटामिन B12 एंड विटामिन D3 उसकी डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि जो सोर्स ही होता है वो होता है नॉन वेजिटेरियन। तो इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेना होगा अगर आप वेजिटेरियन हो तो। और मैग्नीज़ है हमारे, मैग्नीज़ एंड सेलेनियम बॉडी के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी कम मिलता है हमारे सब्जियों में एंड इवन नॉन वेज फूड में, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। ओके, थोड़ा और ब्रेक डाउन करना है सर। देखो मैं नॉनवेज के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, वो मेरी खुद की पर्सनल चॉइस है, आई फील कि हर किसी की खुद की पर्सनल चॉइस होती है। पर मैं सिर्फ एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश कर रहा हूँ बेस्ड ऑन फैक्ट्री फार्मिंग। तो प्लीज़ करेक्ट मी जहाँ मैं गलत अगर कुछ कह रहा हूँ, ठीक है? जब मैं खुद नॉनवेज खाता था तो मैं बहुत ज़्यादा पैकेज चिकन खाता था, जहाँ बड़े बड़े चिकन ब्रेस्ट पीसेस, बड़े बड़े चिकन लेग पीसेस होते थे। और मेरे अंकल ने मुझे कहा था कि यार ये पैकेज ना कम खाया कर, अगर चिकन खाना है हर दिन तो जो आप बाज़ार में जाकर एक लाइव चिकन को काटा जाता है वो ज़्यादा का वो ज़्यादा हेल्दी होता है। आई फील कि वो पैकेज चिकन से ज़्यादा हेल्दी होता है, पर वो उसमें भी शायद स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स होते ही होंगे। बिल्कुल। तो एक्चुअली अगर चिकन खाना एक हेल्दी तरीके से, आपको सिर्फ देसी चिकन खाना चाहिए। हाँ, अगर देसी चिकन को ऐसे कल्टीवेट किया गया है जिसमें कि स्टेरॉइड्स कम यूज हुए हैं तो अच्छा हेल्दी हो। ओके, और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मोस्टली भारत में लोग रेस्टोरेंट में चिकन खाते हैं, मोस्टली रेस्टोरेंट में पैकेज चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब आप रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हो एंजॉय करो, पर ये भी जानो कि आप स्टेरॉइड डाल रहे हो बॉडी में और एंटीबायोटिक्स डाल रहे हो। वो तो आप कॉन्टिन्यूस अगर आप खा रहे हो तो डेफिनेटली बॉडी में जा ही रहा है। और स्टेरॉइड्स का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, वो लॉन्ग टर्म तक आपके बॉडी में रहेगा। कैंसर स्टेरॉइड जो है यूरिन से बाहर नहीं निकलता है, वो बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है और काफ़ी उसका स्लो होता है डिग्रेडेशन बॉडी के अंदर। निकालते कैसे? देखो जितने भी आप लेते हो एंटीबायोटिक या कुछ भी दवा लेते हो तो वो लीवर में होता है मेटाबोलाइज और यूरिन से बाहर निकल जाता है यूरिन 8 आवर्स के बाद या 12 आवर्स के बाद। बट स्टेरॉइड लंबे समय तक रहता है बॉडी के अंदर, क्योंकि उसको मेटाबोलाइज करने की जो प्रोसेस होती है स्लो होती है, तो स्टेरॉइड ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो मान लो मैंने अभी 5-6 सालों से नॉनवेज नहीं खाया, पर मेरे बॉडी में भी वो स्टेरॉइड्स हैं। नहीं, उतने लंबे समय तक नहीं होता है, ओके, कुछ टाइम तक होता है वो और बॉडी से बाहर आ जाएगा। आप चिंता मत करिए, आप fit हो। नहीं मस्ती कर रहा हूँ। तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि जो मटन नॉर्थ इंडिया में मिलता है, Yes. अगर वो फार्म का मटन है, अगर नहीं फार्म का नहीं है, फार्म का नहीं है, नहीं नॉर्थ इंडिया में फार्मिंग होती ही नहीं मटन की। और जितने भी मटन्स होते हैं गोट वो बाहर से गांव से लाए जाते हैं। गांव से लाया जाता है। हाँ। जो दिल्ली में भी मान लो आप रेस्टोरेंट में बैठकर वो भी गलौटी गांव से ही कबाब- आएगा, गांव से ही आता होगा वो। मुंबई में मुंबई में मुझे पता नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे फार्मिंग होती होगी।
ये आप क्यों कह रहे हो? बड़ा शहर है, डिमांड ज़्यादा है, लैंडस्केप उतना बड़ा नहीं होगा, ओके मे बी एक रीजन हो सकता है। फिर से अगर पैकेज मटन खा रहे हो उसमें हो सकते हैं चीज़ें। मुझे लगता है ओवरऑल इंडिया में गोट की फार्मिंग उतना प्रैक्टिस में नहीं है, ओके तो मटन इज़ कंपेरेटिवली सेफ देन चिकन देन चिकन Yes. अभी के लिए। अभी के लिए। और मच्छी? मच्छी में आप देखो वाटर बॉडी कैसा है, अगर पानी साफ़ है तो अच्छा आपको मच्छी मिलेगा। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो फ्रेश वाटर में ज़्यादा होती हैं, जैसे कि रोहू मछली होती है। जी फ्रेश वाटर, अगर वाटर गंदा हो जाएगा तो नहीं मिलेगी रोहू, तो आप रोहू को पिक कर सकते हो। आपको स्मार्टली अपने खाने को चूज़ करना होगा। कुछ मछलियाँ होती हैं जो गंदे पानी में भी सर्वाइव करती हैं, डोले। तो वो बहुत सारे मरकरी आर्सेनिक को भी अपने बॉडी के अंदर ले लेंगी। कुछ फिशेज होती हैं फ्रेश वाटर गंदा होगा तो नहीं सर्वाइव करेंगी, रोहू मछली है, तो आप रोहू को खाओ। पर टेस्ट में कुछ पता चल जाएगा क्या? टेस्ट में नहीं पता चलता। टेस्ट में नहीं चलेगा पता, टेस्ट में आपको कुछ आप बहुत एक्सपर्ट हो तो चल जाएगा पता। कि इसमें कुछ है। यस, मेरे ख्याल से एक मच्छी है बासा करके, बस है। हाँ, जो अक्सर रेस्टोरेंट्स में मिलती है। अगर आप रेस्टोरेंट में मच्छी मंगाओगे यूजुअली बासा ही मच्छी होती है, कैटफिश, वो फार्म्ड होती है, ये मुझे वो पता farmed है। होती है। वो भारत में फार्म्ड होती है। हाँ, बासा तो- से दूर रहना चाहिए हाँ, वैसे। उससे दूर रहना चाहिए। और आप अगर सी कोस्ट पे हो तो आप सी फूड खाइए, समुद्र की मछलियाँ ज़्यादा हेल्दी होती हैं। ओके यस, ओके ओके क्योंकि पानी कंपेयर टू फ्रेश वाटर साफ होता है समुद्र का। वाह, मतलब फ्रेश वाटर भारत में डेंजरस है। मुझे जहाँ तक मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया में मोस्टली जो फ्रेश वाटर्स होते हैं उतने फ्रेश नहीं होते हैं। सर तो मतलब जो हम ये कह रहे हैं कि पल्यूटेंट्स की वजह से, एंटीबायोटिक्स की वजह से, स्टेरॉइड की वजह से, इसके इफेक्ट्स हमें 20-30 साल बाद दिखेंगे। आपका जब आप एज्ड होंगे तो उसके इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। हमारे एक जीन होती है उसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन, वो कोड करती है वो डीएनए, उसमें डिलीशन हो जाता है, एक टुकड़ा उसका निकल गया बाहर, मतलब जेनेटिकली होता है वो। तो उसमें जो मायोसिन प्रोटीन बनते हैं ना, जो हार्ट की जो वॉल का जो होता है मसल्स बनाती है, वो एक एज के बाद वीक पड़ने लगती है 45-50s के बाद, और उसकी वजह से आता है कार्डियोमायोपैथी, हार्ट अटैक आता है। तो आपका जब तक आप यंग हो आपको उसके इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे, आप जैसे ही 45-50 के आप क्रॉस करोगे तो बहुत सारे इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। ओके, अभी एक खतरनाक सवाल पूछना है, अंडों का क्या? अंडे भी वही है, आप जो खाना देसी दोगे खाओ उसमें है। स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होंगे तो वो अंडे में भी जाएंगे। आप अगर एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक जब निकलेगा आपकी बॉडी से स्टूल में, स्टूल में रहता है एंटीबायोटिक, वो स्टूल जाएगा आपके सीवेज में, सीवेज में जो पानी होगा उसमें भी एंटीबायोटिक होगा। जब उसका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जब उसका प्यूरिफिकेशन किया जाएगा उसके बाद भी जो पानी जब निकलेगा उसमें भी एंटीबायोटिक होगा। तो वो एंटीबायोटिक तो चला गया ना, आपकी नदी में गया। भारत में बहुत सारे वेजिटेरियंस भी अंडे खाते हैं हाँ, और बट प्रोटीन आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपको इक्वली प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन जी, में मिनरल्स जी। भी चाहिए। जी। तो आप स्टेरॉइड को आप कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा आपको। और हर option कोई नहीं है। सप्लीमेंट्स और प्रोटीन शेक अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट यहाँ भी अगर जैसे देसी चिकन होते हैं उनके अगर अंडे खाए आपने ज्यादा बेहतर बट है। देसी चिकन आप कितने लोग खाएंगे? 0.5% ज़्यादा या होंगे नहीं। 0.2% लोग खाते होंगे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो। यहाँ ना ये एक्चुअली बहुत बड़ी खाने बिजनेस में भी- अपॉर्चुनिटी है मुंबई में, देश भर के लिए, आई फील। बट आप उसको ऑर्गेनिक कैसे ग्रो करेंगे? बस बहुत टाइम लगेगा। शायद वही गेम है कि ऑर्गेनिक ग्रो करो जो अमेरिका में हो रहा है। इंडिया ऑर्गेनिक खाना प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल नहीं है। क्यों? इतनी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, आप कैसे करोगे मैनेज? इवन जो फर्टिलाइजर की जो लिमिट है जी। गेहूँ चावल में जो देते हैं वो भी सेवरल फूड हाई करते हैं लोग फार्मर्स। बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में ना बहुत महंगे खाने के स्टोर्स होते हैं, फूड स्टोर्स, जहाँ ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती है। पर वो एकदम जो क्रीम पॉपुलेशन है, वो ही टॉप afford कर लेवल, सकते हैं ना। मतलब बॉम्बे के भी सबसे अमीर लोग वहाँ शॉपिंग हाँ, करते तो हैं। वो कुछ ही लोग खा सकते हैं, बट हेल्थ बर्डन तो पूरी कंट्री का होगा। पर पता है यहाँ ना हमें यूरोप से सीखना चाहिए। यूरोपियन गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी बहुत तगड़े लॉज एस्टैब्लिश किए हैं कि आप स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स नहीं मिक्स कर सकते। और आपने वहाँ मिक्स कर दिया तो आपको जेल हो जाएगी 10 साल की। जी, मतलब हर यूरोपियन देश नहीं, पर बहुत, ऑस्ट्रेलिया में मुझे पता है कि ये करते हैं, ऑर्गेनिक फूड पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट के लिए स्मार्ट प्लान बनाना होगा। स्मार्ट प्लान बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट जो एक लिमिट आप सेट कर दीजिए, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फूड इंस्पेक्शन होना चाहिए सारे के फॉर्म्स को,
और जो इस तरह का इरेगुलरिटीज़ कर रहे हैं, इसको पता नहीं से कॉन्सिक्वेंसेस कितने भयानक हो सकते हैं। आप जितना अमाउंट है आप उसको आप 1000 टाइम ऐड कर रहे हो, 10,000 ना? 10,000 1000 ओके। आप उतना ऐड कर रहे हो, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। वाह। और आप एक साइंटिस्ट हो, आप इस चीज़ को हर दिन पढ़ रहे हो, आप जेनेटिक्स एज अ सब्जेक्ट को ज़्यादा सीख रहे हो हर दिन। आई कांट बिलीव अगर आप ये कह रहे हो, ये बहुत बड़ी वार्निंग है भारतीय पॉपुलेशन के लिए। हेल्थ बर्डन गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ही पता है बात को। जब मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, मैंने आपसे पूछा था कि लोगों को आपके सब्जेक्ट्स के बारे में क्यों जानना चाहिए, और ये उसका जवाब है कि अगर खुद का भविष्य जानना है तो इतिहास को जानिए पहले, बिल्कुल। और साइंस को जानिए, अभी के साइंस को जानिए। ओके। वैसे मैं आपसे इतिहास के बारे में बात करना चाहता हूँ, पर क्योंकि हम खाने के बारे में बात कर रहे हैं, अभी वेजिटेरियंस के लिए दूध, पनीर, ऐसी चीज़ों में भी मिलावट होती है। बिल्कुल होगी। दूध में आप जो डेयरी फार्म्स होते हैं बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे डेयरी फार्म्स में करते हैं मिलावट, सिर्फ देते हैं ना ऑक्सीटोसिन जी मिल्किंग के लिए। जी जी जी। वो ऑक्सीटोसिन इज़ हार्मफुल, वो मिल्क में आता है, फिर आप वो मिल्क से आपके पेट में जाएगा, फिर ऑक्सीटोसिन वो फिर बाहर निकलेगा वो, मतलब कोई ताकि गाय ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। दूध प्रोड्यूस करे। हाँ, बिना बछड़े के दूध दे देते या ज़्यादा अमाउंट में उसका लैक्टेशन हो। और आप देखिए गाय क्या खाती है, वो भी तो मैटर करता है ना। आप गाय को आप वो खिलाओगे, गेहूँ खिलाओगे और चावल, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसके दूध में कुछ भी नहीं होगा, मिनरल्स तो होंगे नहीं, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स नहीं होंगे। अगर वो गाय का जो नेचुरल खाना क्या है, घास है, तूरी हो घास गई, एंड लीफी है, तूरी नहीं, ग्रीन। आप उसको पूरा का Mix पूरा करते हैं गेहूँ ना खिला बीच दिए, में। वो भी बेकार क्वालिटी ऑफ जो गेहूँ होता है, तो कितना फिर उसमें क्या मिलेगा। मैं ना वेकेशन के लिए यहाँ गया था, राजा जी नेशनल पार्क हाँ, के हाँ। एक होम स्टे में। ये ब्रांडेड चीज़ नहीं है, एक विस्टा रूम्स का बढ़िया होम स्टे है, वहाँ जाइए आप। वहाँ के ओनर्स ने मुझे वहाँ के आदिवासियों से मिला, जिन्होंने हमें चाय पिलाई थी, और वो चाय में जो दूध यूज़ किया गया था वो वहाँ की जंगली गाय से निकला हुआ दूध था। बहुत तो मैंने उनसे मजे पूछा का जंगली गाय मतलब क्या। उन्होंने कहा कि यहाँ जो चीज़ें उगती है, वो खाते हैं वो। हाँ, कुछ कुछ टाइगर्स भी कभी कभी गाय को खा लेते हैं, हाँ, पर वो एक रिस्क रहता है। और वहाँ की पॉपुलेशन ने टाइगर्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना दिया कि अच्छा एक गाय अगर खानी है आप खा लो, पर मोस्टली वहाँ की गाय वहाँ के पेड़ पौधे खाती है, और वहाँ का दूध का स्वाद अलग था। बिल्कुल। अगर हम भी गांव वाला दूध पीने लगे तो ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, बिल्कुल तगड़े भी होंगे, हाँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं जब जाता हूँ अपने गांव तो मैं देखता हूँ कि लोग प्राउडफुली बोलते हैं, अरे मेरी गाय का दूध काफ़ी अच्छा है, हम तो इसको अनाज खिलाते हैं। पता है सर, मुझे एक चीज़ मेंशन करनी है यहाँ। 20s टीनेज में तो था ही, पर 20s में भी मुझे बहुत बड़ा पिंपल्स का प्रॉब्लम था, और मुझे पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। जब नॉनवेज थोड़े से कम हो गए, पर जब मैंने एक्चुअली दूध पीना छोड़ा, बहुत ज़्यादा कम हो गए, बहुत ज़्यादा। दूध और चीज़, इन दोनों चीज़ों को हटाया लाइफ से। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को पता नहीं होता है कि वो लैक्टोज टॉलरेंस है, क्योंकि हमारा दूध पीना तो एक होती है ना कॉमन प्रैक्टिस जी। समझ लीजिए एक बच्चा है 12 साल का बच्चा है, जेनेटिकली उसके अंदर लैक्टोज टॉलरेंस का जीन है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो लैक्टोज टॉलरेंस है, फिर भी उसके पेरेंट्स को दूध पिलाते हैं। तो पता इंडिया एक नहीं ऐसी होता कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे यूनिवर्सली सबको दूध पिलाया जाता है, सारे बच्चों को दूध पिलाते हैं, जबकि बच्चा वो तो टॉलरेंट है दूध के लिए, उसका पेट खराब रहेगा, उसको अनईजी फील होगा, उसको इरिटेशन होगा, फिर भी वो दूध पिए जा रहा है वो। मतलब बट ये नॉलेज क्यों नहीं, मतलब इंडियंस, कॉमन इंडियंस के पास क्यों नहीं जाती है नॉलेज? इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। क्योंकि टीआरएस तभी नहीं था नहीं, पर बट पूरी मतलब इवन नेपालियों को पता है, भूटानियों को पता है, तिब्बत में पता है लोगों को ये बात, इंडियंस को क्यों नहीं पता है बात? कि हर बच्चे को दूध नहीं पिलाना नहीं सूट करना नहीं करता है जेनेटिकली, हम वो है ना म्यूटेंट जो होगा वो वही पाकिस्तान के यहाँ पे दूध भी वही मैं बचा सकता है। आई थिंक आर्ग्यूमेंट ये है फिर कि बच्चे को कैल्शियम कहाँ से मिलेगा और बच्चा तगड़ा कहाँ से होगा। कैल्शियम खाने में मिलेगा, कैल्शियम तो बहुत ऑर्डिनरी एलिमेंट होता है, वो तो हर जगह मिल जाएगा आपको, कर्ड में मिलेगा आपको, आप दही खिला दीजिए अगर दूध से प्रॉब्लम हो रही है तो। जी। स्पिनच पालक से मिलता स्पिनच में होता है, वीट में होता है, बार्ले में होता है, राइस में होता है, कैल्शियम अंडे में होता है, दूध कैल्शियम खिला काफ़ी होता है। है। बड़ी बड़ी कंपनीज को हानि पहुंच सकती है अब अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पेट की प्रॉब्लम होती है, पूरी लाइफ लॉन्ग वो स्ट्रगल करते हैं, 2 to 3% लोग पेट अनईजी फील होता है, कई बार जाते हैं लोग के लिए, उनके अंदर होती है एलर्जी, ग्लूटेन जो वीट का होता है प्रोटीन,
उसके लिए एलर्जी होती है, और उनको पता ही नहीं होता है, पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं वो लोग। खुद का एक बॉडी चेकअप करना चाहिए। हाँ, सबको करना चाहिए। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको पढ़िए। यूट्यूब, आजकल इंटरनेट सबके पास है जी। हर कोई क्या करता है, रील्स देखता है। आप देखो ना, अपनी जो प्रॉब्लम्स को डालो गूगल उस पर, यूट्यूब पे सर्च करिए क्या प्रॉब्लम्स होती है। कभी कभी लैक्टोज इंटॉलरेंस टाइम के साथ भी बन सकता है, मतलब आप 25 साल के जेनेटिकली तो होता है, बट कभी कभी क्या होता है एपिजेनेटिक, मतलब डीएनए में कोई दोष नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका इन्वायरमेंट ड्रिवन चेंजेस होते हैं डीएनए के अंदर। मतलब पोल्यूशन की वजह से। हाँ, कुछ भी होता है इन्वायरमेंट। आप एक जगह से जा रहे हो दूसरी जगह, आपका जो गट का जो फ्लोरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो पानी आप पी रहे हो उसमें पानी है, आपका जो लेट लॉन्ग अलग हो गया, एल्टीट्यूड अलग हो गया। आहा, आप कहीं गए, आपको बड़ा अच्छा लगा, पीसफुल इन्वायरमेंट है, आपका पूरा का पूरा गट माइक्रोबायोटा चेंज। इसलिए मुझे गोवा शिफ्ट करना है लाइफ में। हाँ, मैं भी प्लान कर रहा हूँ, मैं भी गोवा से ही आ रहा हूँ इसी वजह से। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पॉपुलेशन कम हो, जहाँ की जो गाय है वो नेचुरल खाना खा सकें, ताकि मैं गाय का दूध पी सकूँ। तो जब मैं गोवा जाता हूँ ना, मेरी स्किन ग्लो करने लगती है। ये क्यों हो रहा है? और बॉम्बे में ना ये ग्लो चला जाता है। मे भी वो पानी का होगा, जो वहाँ का पानी है, उसमें पानी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, ट्रेस एलिमेंट्स होती हैं। ये ना पैसों के चेज में लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो, मतलब इंडियंस में ऐसे बस ब्रॉडर टर्म नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि उनकी प्रायोरिटीज़ हेल्थ, खाना क्या सूट कर रहा है वो नहीं होती हैं। वो कुछ भी खा लिए, निकल लिए काम के लिए। ट्रू टेस्ट। क्योंकि हमने दूध के बारे में बात किया, एटलीस्ट मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि यार अगर अब भी ना मैं दूध सिर्फ वो सिचुएशंस में पीऊंगा, जैसे अगर हम जंगल में गए और वहाँ के लोकल गाय का दूध पी लिया तो वो अलग बात होगी। बिल्कुल। मैं पैकेज दूध कभी नहीं पीता अभी, स्ट्रिक्टली, और चीज़ भी अवॉइड करता हूँ जितना हो सके, क्योंकि अगर थोड़ा भी चीज़ खा लिया या थोड़ा भी दूध पी लिया पिंपल्स आने लगते हैं अभी भी एट एज 30। तो आप मे बी आप लैक्टोज टॉलरेंस हो, इंटॉलरेंट। हाँ, इंटॉलरेंट हो, मतलब टॉलरेंस, मतलब आप टॉलरेंस नहीं कर पा रहे हो। ओके, हाँ, मतलब और मेरे जैसे बहुत सारे भारतीय, बहुत सारे लोग हैं, अराउंड 20%, 30%। ओके, पर फिर मैं पनीर क्यों खा पाता हूँ? पनीर में क्या है कि जैसे जैसे लैक्टोज प्रोटीन है, लैक्टोज प्रोटीन ज़्यादा, आपका लैक्टोज शुगर है वो दूध में है। ओके, बट आपने उसको जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसमें उसको फर्मेंट कराया। फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोज को खा जाएगा और बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ा देगा, एंड उस प्रोटीन को चेंज कर दिया आपको चीज़ के फॉर्म में या पनीर के फॉर्म में, तो उसमें लैक्टोज शुगर कम हो जाता है। अजीब सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके अकॉर्डिंग सबसे हेल्दी स्टेट कौन सा है जहाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है? एम आई राइट? यही थिंकिंग होगी ना आपकी, लॉजिक यही है कि जहाँ सबसे डाइवर्स लोग हैं वो शायद सबसे हेल्दी स्टेट हो सकता है। मुझे लगता है कर्नाटका एंड केरला, क्योंकि वो कोस्ट पे है, तो कोस्ट पे है, एंड वो काफ़ी चेंज नहीं हुए, मतलब जो एंसेस्ट्रल टाइम से जो उनका फूड हैबिट है या जो उनका लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। ओके, आप अगर नॉर्थ में जाइए तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पीक पे है। जो अपनी ट्रेडिशनल डाइट थी उन्होंने चेंज कर दिया। पहले बाजरा या जो होता है सीफ्रो प्लांट्स बोलते हैं उसको, रागी हुआ, इन चीज़ों का ज़्यादा होता था यूज़। बट लास्ट 100 ईयर से हम शिफ्ट हो गए, गेहूँ पे आ गए, राइस के डिफरेंट वैराइटीज़ पे आ गए। हमारे पास राइस की अच्छी अच्छी वैराइटीज़ थी, मोटे जो चावल होते थे, अब उसको नहीं खाते हैं और उससे बहुत फर्क पड़ गया। यस, फ़र्क पड़ गया। हमने बहुत सारे जंक फूड को अडॉप्ट कर लिया। ओके, और आप कह रहे हो कि कर्नाटका और केरला में पुराना खाना खा रहे हैं? मुझे हाँ, कर्नाटका, गोवा, केरला, इवन तमिलनाडु, साउथ के जो कंट्रीज हैं ज़्यादा चेन्नई में, एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, नो डाउट। नॉर्थ ईस्ट और साउथ? नॉर्थ ईस्ट तो पूरा इंटैक्ट है, सबसे ज़्यादा हेल्दी, सबसे ज़्यादा हेल्दी। अभी भी आपको नागालैंड एंड मिजोरम में, आपको मणिपुर में, हम लोग रिसेंटली अभी गए थे फील्ड ट्रिप पे, तो आपको वही खाते हैं जो उनके एंसेस्टर्स खाते थे, दे आर वेरी हेल्दी। ओके, इस वाले एपिसोड में, इसके बाद एक और एपिसोड होगा जहाँ हम और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन करेंगे, पर ये दो शब्द समझाइए, मेट्रियार्कल लीनियज और पेट्रियार्कल लीनियज, और इसका महत्व क्या है? ये भी गोत्र से रिलेटेड होते हैं मेरे ख्याल से। इसका गोत्र से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में है कि एक लड़की शादी करने के बाद दूसरे घर जाएगी मेल के पास, और पैट्रियार्कल में जो है, मैट्रियार्कल में क्या है कि मेल जो है फीमेल के घर पे आएगा। नहीं, मैं जेनेटिक वो पूछ रहा हूँ
आई थिंक ये मैंने चावड़ा सर से सीखा था। अच्छा, जेनेटिक उसका सिग्निफिकेंस। मतलब लॉजिक कुछ ऐसा है कि हर मर्द के अंदर एक उनके जीन का एक ऐसा एक पार्ट होता है जो उनके पापा के अंदर भी है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, वो शब्द क्या है? यस, उसको बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल। जी। हाँ, मैट्रिलिनियल। मैट्रिलिनियल, Yes, सॉरी yes. मैट्रिआर्कल नहीं, मैट्रिलिनियल। और हर औरत के अंदर एक ऐसी जीन है जो उनके Yes. मम्मी के भी अंदर थी, Yes. उनके नानी के भी अंदर थी। Yes. और अगर वो एक लाइन ड्रॉ करे हर फीमेल एंसेस्टर था, तो वो सेम लाइन। ये हमने भी पॉडकास्ट जैसे मैंने में बताया पारसी की कहानी, पारसी में काफ़ी कम फीमेल्स आई थी। तो हर एक इंसान के अंदर जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिससे कि हम ऑक्सीजन को मेटाबोलाइज करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं। मतलब आप अगर अपनी बॉडी को ब्रेक डाउन करोगे, हाँ, आपकी बॉडी सेल्स से बनाई गई है। ठीक है। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, हाँ, जो आपके सेल का एक दिमाग की तरह, दिमाग और दिल एक ही जगह पे, और एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। Yes. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सिखाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है एनर्जी। ठीक है। अब आप बताइए सर। तो वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आता है मदर से। मदर के जितने बच्चे होंगे उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो मदर से ही आएगा, उसमें फादर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। क्या इसका मतलब ये है कि आपके मम्मी के जो एनर्जी लेवल्स है, अगर आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो आप भी बहुत ज़्यादा एक्टिव बन जाओगे? जिस अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया तो हम भी बनेंगे एक्टिव। अगर आपकी मम्मी आलसी है तो आप भी आलसी बनोगे? ऐसा कुछ तो जेनेटिकली प्रूवन नहीं है, बट अगर माइटोकॉन्ड्रिया सही है मेरे मदर का, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, तो हमारा हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और हर सेल में हजारों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो पूरे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पावर हाउस है। ठीक है। बट जो वाई क्रोमोसोम है वो मेल में ही आएगा सिर्फ, और फ्रॉम द फादर साइड। मतलब आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिला है मम्मी की वजह से, Yes. और वाई क्रोमोसोम मिला है मेरे फादर की वजह से। वाई क्रोमोसोम की खासियत क्या है? वाई क्रोमोसोम ऐसा होता है कि जिसमें कि से रिकॉम्बिनेशन होता है ना, जैसे आप जब बच्चे बनते हैं तो आधे क्रोमोसोम आते हैं मदर से, आधे आते हैं फादर से। जी। तो उसमें जो वाई क्रोमोसोम होता है वो रिकॉम्बिनेशन में नहीं आता है, वो इंटैक्ट पास हो जाता है। वो से वाई क्रोमोसोम है वो पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम आ जाएगा फादर साइड से, बट बाकी जो क्रोमोसोम है वो आधे आएंगे मदर से, आधे आएंगे फादर से। ओके, मतलब एक बच्चे को बनाने के लिए दो हिस्से लगते हैं। एक हिस्सा आपको अपने डैडी से मिल रहा है, जो उनको अपने डैडी से मिला, जो उनको अपने डैडी से मिला। यस। पर वो जो दूसरा हिस्सा होता है वो हाफ आपको डैडी की वजह से मिलता है और हाफ मम्मी की वजह से मिलता है। मम्मी और डैडी। इसलिए इस गेम में मम्मी का हाथ कम रहता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया के गेम में मम्मी का हाथ ज्यादा रहता है। पूरा 100%। जी, डैडी का हाथ रहता ही नहीं। हाँ। इस गेम में एक हिस्सा डैडी का रहता है। यस। तो जैसे वाई क्रोमोसोम को ट्रेस करना हो, कोई अगर मान लीजिए कि एक मेल ग्रुप आया इंडिया में हजारों साल पहले, जी, सिर्फ मेल आए, तो वो मेल जो है वाई क्रोमोसोम लेके आया मेल, ठीक है, बट माइटोकॉन्ड्रिया तो पास नहीं कर पाएंगे ना। उन्होंने लोकल वुमेन से यहाँ शादियाँ की, बट आप माइटोकॉन्ड्रिया को जब स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि तो लोकल है सब। मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं बाहर से, वाई क्रोमोसोम तो मेल से आया है। तो इसीलिए हम लोग वाई क्रोमोसोम को भी स्टडी करते हैं एट द सेम टाइम, ये देखने के लिए कि सेक्स बेस्ड माइग्रेशन, कितने मेल आए कितने फीमेल है। ओके ओके। तो उसका इंपॉर्टेंस वहाँ होता है जानने के लिए कि मेल ने अटैक, मान लीजिए आर्यन कौन रहे होंगे, मेल तो रहे होंगे। ऐसा बोला गया था कि जब आर्यन ने इन्वेड किया तो वो मोस्टली मेल थे, घोड़े पे आए, तलवार लेकर के आए, और अपना सुपीरियरिटी की वजह से इन्होंने अटैक करके उन्होंने ऑक्यूपाई करा लिया। जी। और वो अपने साथ एक खास तरह का वाई क्रोमोसोम लेके आए जिसको बोलते हैं R1A1, बहुत सुपीरियर क्लास का R1A1, पूरे यूरोप में होता है वो मेल में। जी। और वो उस समय लेके आए 4000 साल पहले। कुछ पब्लिकेशंस हुए 2002 में, 2000 में कुछ बुक्स लिखे गए, काफ़ी हाई प्रोफाइल बुक्स इंडिया में, उन लिमिटेड डेटा के ऊपर लिखा गया, जिसमें कि ये देखा गया कि R1A1 जीन जो है मोस्टली नॉर्थ इंडियंस में है, साउथ में नहीं है। और वो R1A1 जीन यूरोपियंस लेके आए इंडिया में, और आज गलत प्रूव किया। हाँ। तो हमने जो है 3000 लोगों का सैंपल लिया, अंडमान निकोबारियों का भी लिया, साउथ इंडिया, उड़ीसा, केरला के बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप थे, नॉर्थ के थे, कश्मीरी गुज्जर थे, कश्मीरी बकरवाल, गद्दी, सारे पॉपुलेशन थे। और जब हमने देखा कि जो R1A1 है वो सब में है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जैसे नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण में 20% है और साउथ इंडिया के ट्राइब में 12% है, तो हम उसको डिफरेंस नहीं मानते हैं, मे भी सिलेक्शन हुआ होगा। और फिर हमने डेटिंग की उसकी, कितने जनरेशन पहले आया होगा R1A1 जीन, क्योंकि म्यूटेशन का एक होता है रेट,
5 जनरेशन में एक म्यूटेशन हो रहा है मान लीजिए, और हमारे अंदर जो है 20 म्यूटेशन हुआ, ठीक है, उस जीन में। इसका मतलब कि 100 जनरेशन पहले एक ग्रुप आया होगा, और एक जनरेशन को अगर 25 साल माने तो इट मीन्स कि 2500 साल पहले एक पॉपुलेशन आई होगी। जब हमने डेटिंग की तो हमने देखा कि जो R1A1 की जो डेट है इट्स वेरी ओल्ड, लेकिन तो 20,000 साल पुराना हो रहा है इंडिया में। और जो डाइवर्सिटी है R1A1 की वो यूरोपियन डाइवर्सिटी के डबल है। तो जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है वो उसको मानते हैं कि वहाँ से पॉपुलेशन मूव की होगी। तो अब तो हमारा तर्क ये है कि इंडिया से बहुत सारे पॉपुलेशन मूव की यूरोप में, और R1A1 जो जीन है आज के प्रेजेंट डे यूरोपियंस में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन साउथ एशियन रहा होगा। और इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, और हमारे पास डेटा है एंड प्रूफ भी है, और उसको हम लोग पब्लिश करने वाले हैं, बहुत जल्दी पब्लिश होगा ये फाइंडिंग। क्योंकि दुनिया ये मानती है कि हिस्ट्री वहाँ से शुरू हुई और यहाँ आई, पर आप साइंस के माध्यम से ये प्रूव कर रहे हो नहीं भाई, आपके पूर्वज और हमारे पूर्वज सेम थे, भारत में थे बिल्कुल, और यहाँ से निकल के यूरोप गए। हाँ, बहुत सारे पॉपुलेशन गए यहाँ से। और यूरोपियंस को, मैं जब जाता हूँ यूरोप में, अमेरिका में, तो वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत होती ही नहीं है। अगर डेटा है तो वो एक्सेप्ट करते हैं तुरंत, डेफिनेटली ओके मेरे एंसेस्टर साउथ एशियन थे। मतलब विराट कोहली और जिमी एंडरसन के एक पूर्वज रहे होंगे जो कॉमन थे। मे बी अब सबके एंसेस्टर्स कॉमन है उसको, बट हमारे हम जो बात करते हैं द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर्स, अगर आप देखोगे 1 लाख साल पहले तो सारे के सारे एंसेस्टर्स कॉमन थे अफ्रीका में। जी, अफ्रीका में सूखा पड़ा तो मूव किए, एक पहले वेव आई साउथ एशिया में, इंडिया में आए, और वही लोग गए अंडमान निकोबार गए। फिर सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन साउथ एशिया से हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वो अबोरिजिनल जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो यहाँ से गए इंडिया से, बट ऑस्ट्रेलियंस को कोई दिक्कत नहीं होती है मानने में कि अबोरिजिनल्स जो है साउथ एशिया से हैं। मैं मिला हूँ काफी सारे अबोरिजिनल से। आपने देखा होगा मॉर्फोलॉजिकली दे आर लुक लाइक इंडियंस ओनली। अब भारतीय संस्कृति के बारे में पूछते हैं और फिर कॉमनैलिटीज ड्रॉ आउट करते हैं, और ये मानते हैं कि हम उनके भाई हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं आपका कल्चर हमारे कल्चर से बहुत सिमिलर है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड वेव हुआ, थर्ड वेव हुआ, यूरोप में गए, वहाँ पे यूरोपियंस गए जब यूरोप में, वहाँ पहले से ही थे हमारे भाई बहन, उसको बोलते हैं निएंडरथल्स। दे गॉट एक्सटिंक्ट, अब नहीं है वो, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और उनकी मॉर्फोलॉजी अलग थी। ये नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ओके, पर थोड़ा मेट्रीलिनियल लीनियज और पेट्री। हाँ, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया माँ से आया, वो माँ का जो है कॉपीराइट है। जी। वाई क्रोमोसोम फादर का कॉपीराइट है, बट टू द सन ओनली। बट माइटोकॉन्ड्रिया में सन में भी गया एंड डॉटर में भी गया माइटोकॉन्ड्रिया माँ का। ओके, पर हमारे लिए जैसे हम कहते हैं ना कि आप ज़्यादा मम्मी की तरह दिखते हो, आप ज़्यादा पापा की तरह दिखते हो, तो ये जो ट्रेट्स आते हैं, जैसे कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा मेहनती है और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनती है और इमोशनल भी है, और आई फील कि मैं उनका एक कॉम्बिनेशन निकला हूँ, और कुछ चीज़ें अलग है मतलब मम्मी और पापा से। तो यहाँ भी इज इट फेयर टू से कि मेट्रीलिनियल लीनियज और पेट्रियार्कल लीनियज, पेट्रीलिनियल लीनियज का एक रोल रहा है या लाइफ के भी फैक्टर्स होते हैं? नहीं, इसमें कोई रोल नहीं होता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का एंड वाई क्रोमोसोम का जो हमारे ट्रेट्स होती हैं उसमें कोई रोल नहीं होता है। पर्सनैलिटी पर कुछ फर्क कोई नहीं होता है। उसको बोलते हैं ऑटोसोमल डीएनए। जो रेस्ट डीएनए होता है क्रोमोसोम 22 जो होते हैं, और 22 माँ से जो 22 फादर्स आते हैं, उसका रोल होता है। ओके, और वो आई प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब एक वो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा होता है, मतलब अगर एक औरत और एक मर्द ने सेक्स किया तो एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और उस एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में बहुत अलग अलग चीज़ें, रैंडम चीज़ें होती है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, उनके भी कंट्रोल के बाहर। इसलिए अगर आप 2 भाइयों को देखोगे या 2 बहनों को देखोगे, एक ही घर में रहकर उनकी पर्सनैलिटीज एकदम अलग है, उनके कभी कभी चेहरे भी एकदम अलग हो जाते हैं। बिल्कुल, और ये भगवान के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट है ये आपके। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो आधा जो आया डीएनए वो रैंडम डीएनए है। आधा जो माँ से आया रैंडम है, जो आधा फादर से आया वो भी रैंडम है, और जो दूसरा बच्चा होगा वो आधा हो सकता है कि माँ वाला ना हो, वो आधा जो हमारे सिबलिंग में है जो माँ से आया है वो हो सकता है मुझे मेरे फादर से वो आधा आ गया हो। जी। तो इसीलिए वो सिमिलरिटीज़ नहीं होती हैं अनटिल अनलेस की आइडेंटिकल ट्विंस ना हो, उसमें बिल्कुल ही इक्वल शेयरिंग होती है जीन्स की। बट जब बच्चे ग्रो करते हैं या जब ट्विंस भी ग्रो करते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे होते हैं एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। अगर एक ट्विन चला गया यूरोप में, एक रह गया इंडिया में, तो जो इन्वायरमेंटल प्रेशर होगा
और जो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे, जो दोनों भाइयों और दोनं भाई या बहनों में अलग अलग होगा। पर अगर आपने एक भाई को पेट में मारा तो दूसरे भाई को ऐसे पेट में नहीं जुड़वा। देखिए, साइंस में हमेशा स्कोप हम रखना चाहिए। हो सकता है कि इसका कुछ लॉजिक हो। मैं साइंटिस्ट होने का ये मतलब नहीं होता है कि हम इस बात को बिल्कुल डिनाई करते हैं। ये भी ऐसा होता है कि दूसरे भाई को भी दर्द हो, स्कोप छोड़ दीजिए ना आप। आपको क्यों बोलना कि नहीं मैं साइंटिस्ट हूँ तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। डॉक्टर नीरज राय, यही था हमारा पहला एपिसोड। ओके, आप में 20 पॉडकास्ट और है, तो झट से दूसरे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कैसा रहा पहला पॉडकास्ट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। मजा आया आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा सर। पर अभी एपिसोड नंबर 2, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। हिंदी में मुझे बहुत सारे साइंटिफिक कॉन्वर्सेशंस करने हैं। अब तक सिर्फ अभिजीत चावड़ा को हमने इस पॉडकास्ट पर लाया एज अ साइंस ऑल स्टार। शायद हमारे दूसरे साइंस ऑल स्टार हमें आज मिल गए, डॉक्टर नीरज राय। दूसरा एपिसोड का भी इंतज़ार कीजिए, वो भी बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन थी। मुझे तो बहुत मज़ा आता है यार ऐसे कॉन्वर्सेशंस में। मुझे ये बताइए कि साइंस के टॉपिक को लेकर आपको और क्या क्या जानना है, बताइए, लेट मी नो। ऐसे ही बढ़िया कॉन्वर्सेशंस आते रहेंगे। TRS पर सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ मिलकर सीखिए और भारत को आगे लेकर जाइए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद, लॉट्स ऑफ लव। भाई सबसे पहले तो मैं अमेरिका वाली बात करना चाहूँगा। मेरे लिए वाकई एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी कि भाई हर चीज़ के लिए जो है वो पिल इस्तेमाल जो है वो की जाती है। हम यहाँ पर जब हैं तो हम भाई बहुत सारी चीज़ों की कंप्लेन करते हैं। हम कहते हैं भाई इस कंट्री में जाना है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, लेकिन उसके अलावा प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा है। वो तो पढ़ना पड़ेगा ना, हम लोग को जानना पड़ेगा। यही तो चीज़ मैं कहती हूँ कि आज के टाइम में बहुत अच्छी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। जो आपने एक किसी भी कंट्री के लिए इमेज बनाई होती है कि ये बेस्ट है, वहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे लोग एक बड़ी शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। बट खैर मैं यहाँ पर फूड की बात करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फूड पर चर्चा की गई है। तो फूड को लेकर मैं ये बोलूँगी कि मुझे लगता है कि आज के टाइम में हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं है। सो हमें किसी ना किसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं मजबूरी में कह लें, ये मतलब ये खाना पड़ता है। और क्योंकि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की मैं बात करूँ तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जितना टाइम लगता है। और आज के टाइम में हालांकि पाकिस्तान में भी ये काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड आना शुरू हो गया, ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए, वेजिटेबल्स ये वो। बट अगेन वो हर किसी की अफोर्डेबिलिटी में नहीं है। वो इस मतलब उसकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि जिन लोगों ने मतलब पूरे घर वालों ने खाना है और डेफिनेटली वो फिर बहुत कॉस्ट जो है वो ज़्यादा चली जाती है। तो वो तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में अभी सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एक देखा जाए ना टाइम के साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ों में चेंज है। जैसे अगर हम अपने बड़ों से बात करें तो भाई उनके खाने जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। जैसे देसी घी, दही हो गया, इस तरह की चीज़ों का, दूध का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते थे। लेकिन अगर अब की हम टाइम की बात करें तो इस टाइम में हम जो मेन फोकस रहता है भाई फास्ट फूड पे जो है वो रहता है कि भाई ठीक है बस ये मिल रहा है, ये जो है चुप करके खा लेते हैं। फिर उसके अलावा अगर उस टाइम की अगर बात करें तो आपको जो है नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिलते थे, बेशक वो इंसानों के द्वारा हो, बेशक जानवरों की तरफ से हो, ठीक है। लेकिन अब की अगर बात की जाए तो अब वो जो है ना फर्टिलाइजर्स, उसका भी जो है काफ़ी ज़्यादा आपको जो है देखने को मिलता है। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स वगैरह ये चीज़ें जो है देखने को मिलते हैं। नो डाउट जब हम वो चीज़ें खाएंगे तो हमारी बॉडी पर जो है, हमारी ज़िंदगी पर, इवन के हर चीज़ पर हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। आज के टाइम में अगर बात की जाए तो हमें एक चीज़ जो है वो देखने को मिलती है सराउंडिंग में कि लोग जो है वो खुशहाल हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। देखो मुझे लगता है मौसम और लाइफस्टाइल पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ इनटेक करते जा रहे हैं, हम लोग उसको पचाने के लिए क्या करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही एग्जांपल ले लूँ, पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग अगर मीट खाया करते थे ना तो उनके काम इतने ज़्यादा एक सख्ती वाले होते थे कि उनकी बॉडी उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करती थी, ठीक है ना। अभी आज के टाइम में हम क्या करते हैं, हमने खा लिया, लेट गए या फिर थोड़ी सी वॉक कर ली। पहले घर बड़े हुआ करते थे, लोग एक तरह से वॉक, घर के काम करना। अब सहूलतें जितनी होती जा रही है ना, लोगों में बीमारियां भी इतनी ज़्यादा आती जा रही हैं। बट क्या है कि हम लोगों ने अपने खाने की जो मतलब ईटिंग हैबिट्स है वो भी चेंज कर ली हुई है।
मैं बिल्कुल अग्री करूंगी। पहले लोग जैसे ये नहीं होता था कि दिन रात रोटी ही खानी है या सिर्फ चावल ही खाने, उनके पास और भी मकई की रोटी खा ली, चावलों के आटे की रोटी खा ली, बाजरे की रोटी खा ली। सो उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रहते थे और सादा खाना होता था। आज के टाइम में हम जितने मसाले ऐड करते हैं फ्लेवर के लिए, उतना वो लोग खाना नहीं उस तरीके से खाते थे। देसी घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, दूध, फिर उसके अलावा दही, और दूध से अगेन फिर वो एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी मौजूद कुछ कहना भाई देखें, जहाँ तक बात है ना रोटियों की, ठीक है ना, वैसे अब अगर देखा जाए तो अब मकई की रोटी, बाजरे की रोटी या चावलों की रोटी ये एक सौगात बन चुकी है। यानी कि टाइम के साथ हमने ना यहाँ खास तौर पर पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ पे एक सौगात बना दी है कि भाई ठीक है, बस एक सीज़न आता है जिसमें हम जो है ये खा लेते हैं। लेकिन अगर हम आपकी या मैं अगर इस जनरेशन की बात करूँ ना, हम फिर भी खा लेते हैं। लेकिन आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें तो आदत ही नहीं, वो तो बिल्कुल ये भी कोई रोटी है, ये भी कोई खाने वाली चीज़ है। फिर वही बात है ना, देखो चेंज होता जा रहा है, ट्रेंड चेंज हो, और ट्रेंड किसने चेंज किया? ट्रेंड किसने चेंज किया? बड़ों ने चेंज किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर हम खुद भी सब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल है। लेकिन अब देखें ना, जैसे हम शहरों की बात करते हैं कि भाई शहरों में हमें दूध जो है वो फ्रेश नहीं मिलता, हमें डब्बे वाला दूध मिलता है, या क्या नाम लेते हैं जो दूध हम खुला भी इस्तेमाल करते हैं उसमें भी जो है जो बेचारी जो भैंसें होती हैं उनको जिस तरह इंजेक्शन लगाया जाता है कि भाई चलो किलो 2 किलो या 3 किलो इनमें से एक्स्ट्रा दूध निकल आए, तो वो जो 2-3 किलो एक्स्ट्रा लेने के लिए जो है एक तो वो उस जानवर को भी हम तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है ना, और उसके साथ साथ हम अपने आप को भी जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। इवन कि अगर आज के टाइम में अगर मैं गाँव की भी बात करूँ तो गाँव वाली साइड में भी आपको जो है ना कोई बहुत खुश नसीब होगा जो बगैर मिलावट के आपको जो है वो दूध दे दे, वहाँ पे भी आपको जो है ना पानी डाल कर दिया जाता है। ये मुझे नहीं पता, बट मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गाँव का, क्योंकि मैंने भी एक मरतबा ऐसे हमारे मतलब रिलेटिव्स में हैं तो उनके घर में गाय थी। ओ माय गॉड, उन्होंने चाय बनाई और मैंने 2-3 कप ऐसे गटक लिए कि ये कब की बात है? ये काफी पुरानी बात है, बस वो काफी पुरानी है ना। बट अब अभी भी अगर हम जाएंगे ना तो लाइक 1-2 घर ऐसे हैं जिनके घर में गाय है और उनका जो दूध है वो मतलब काफी अच्छा होता है, अच्छा मिलता है। मुझे लगता है अपनों को तो चलो कोई फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा दे ही देता है, लेकिन ये है कि ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि टेस्ट बहुत अच्छा होता है जो फ्रेश आपको दूध मिलता है। लेकिन अगेन उसकी अवेयरनेस हमारे में इतनी ज़्यादा नहीं है कि कुछ लोग जो हैं उनको नहीं सूट करता, लेकिन उसके बावजूद हम मतलब बच्चों को जी पियो इससे हड्डियाँ मजबूत होंगी, ये होगा, हालांकि उससे पेट भी खराब हो जाता है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। बट अगेन मुझे लगता है इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मीट को लेकर मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि मतलब हमारे बड़े भी ये बात बोलते थे कि लाइक जो होता है ना देसी एक ये जो होता है इसको पोल्ट्री वाला जो होता है, चिकन की बात कर लो, तो जो देसी होते हैं मतलब मुर्गियाँ वो क्या करती हैं गाँव में, अगर देखा हो लाइक बहुत सारे लोग जो गाँव में रहते हैं कि वो लोग वो सारा दिन भागती फिरती हैं, ठीक है, उन्होंने अपना दाना खाना है और उनमें एक ताकत भी हो। और जो देसी मुर्गी होती है ना उसकी स्किन कभी आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ी बड़ी नजर नहीं आती, वो पतली सी होती है और उसकी हड्डियां भी बहुत मजबूत होती हैं। जबकि ये वाला जो चिकन हम पोल्ट्री का लेते हैं इसकी हड्डियां भी बहुत नाजुक सी होती हैं और नो डाउट इसके ऊपर जो स्किन है वो ज्यादा आपको भाई देखे ना, अब क्या नाम लेते हैं देसी मुर्गी और जो है पोल्ट्री की मुर्गी, उसमें यही तो फर्क है कि एक ताकत वाली है, ठीक है ना, एक ऐसी है जो क्या नाम लेते हैं आपको बस शशका चस्का ये चीज़ें जो है वो देती हैं। इवन के भाई लिटरली इतना आप कि लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, अगर पीस छोटा मिल जाए ना, ये मुर्गे को पोलियो था, इतना छोटा पीस जो है वो लेकर पैसे तुमने पूरे लेने हैं। तो ये चीज़ें जो है ना हम लोगों का वो कह ले कि माइंड भी इस तरह का जो है वो बन चुका है कि हम इन चीज़ों पे भी जो है वो बातें करते हैं। हालांकि देखा जाए तो देसी मुर्गी जो है जब उसकी आप यखनी बनाते हैं या आप उसका सूप बनाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्दी भी जो है वो फील, इनका आपका अंदर जो सिस्टम है ना वो आपको बता देता है कि आपने कुछ हेल्दी डाला है अपने अंदर। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि ये चीज़ मैंने वैसे नोट किया कि जब आप अपनी जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हो ना तो आपको अपनी स्किन जो है कलर वो चेंज लगता है। मतलब मेरा तो अक्सर ये होता है कि मैं अगर मतलब लाहौर से निकल के कहीं और जाती हूँ ना तो मेरा तो स्किन कलर जो है ना बहुत डल हो जाता है। वैसे अगर मैं कंट्रीज की बात करूँ
तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंगापुर में तो बहुत ही अच्छा हो गया था, क्योंकि वहाँ पे शायद जो एनवायरनमेंट थी वो बहुत वो अच्छा था, साफ, no और doubt Malaysia यार। में भी था। थाईलैंड में आके बहुत सड़ गया था भाई। इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट करता है। जैसे अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, हम जाते हैं, हमारा कलर रंग जो है चेंज खराब हो जाता है बिल्कुल, ठीक है ना। गाँव में भी तो खराब हो जाता हाँ, लेकिन अगर हम बात करें, जैसे अगर हम कश्मीर जाते हैं या KPK जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर आप कुछ स्पेसिफिक दिन रहते हैं ना, तो आपका कलर जो है, शायद वहाँ का पानी जो है वो आपको अगर रास आ जाता है तो आप बेहतर ग्लो करते हैं। देखो भाई, हम कश्मीरी है ना, इस वजह से हमें उधर का सूट करता है पानी। कहीं कहीं से तो भाई वो एंसेस्टर्स वाली वो चीज़ याद आती है। लेकिन ये मेरे लिए नई बात थी कि लाइक कश्मीरी गुज्जर भी होते हैं, ये मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं था मुझे लगता था कि गुज्जर जो हैं वो पंजाबी या गुजराती या राजस्थानी, गुज्जर गुजराती नहीं, मुझे लगता या है राजस्थानी या गुजराती, क्योंकि किसी वीडियो में जो है ना हमने देखा था। हो सकता है कि भाई मुझे नहीं पता, बट मुझे ये लगता था कि गुज्जर जो हैं वो मतलब पंजाब के होते हैं। सो बाकी आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपका क्या कहना है कि भाई हमारे पास क्या चॉइसेस हैं, हम कैसे अपने आप को, अपनी बॉडी को सिक्योर कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम में ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। हम सिर्फ ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम जितना अवॉइड कर सकें जंक फूड को, या फिर फास्ट फूड, कोका कोला खास तौर पर, कोका कोला, खैर मतलब हम लोग जितना कोशिश कर सकें उतना करें। और साथ में मुझे लगता है कि जो हमारी एक्टिविटी है, बॉडी एक्टिविटी, वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी हमारी रहनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा लैक इन चीज़ों में करें। और सबसे ज़्यादा डर मुझे लगता है यंग जनरेशन के लिए, जो फास्ट फूड के लिए इतनी क्रेजी है, बहुत कि उनको दिन रात अगर आप फास्ट फूड खिलाओ वो खाते रहते हैं। वैसे ये हकीकत है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फील किया, आप हो गए, मैं हो गए, हम थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट फूड खा लेंगे ना, हमारा दिल खराब होना जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है उनका नहीं होता। डेली खिलाओ उनको, सही बात है, बिल्कुल ऐसा कुछ फील नहीं होगा। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी ओपिनियन, और इसके साथ देने जाओ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।